बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ आने के बाद महागठबंधन के नेता उत्साह में हैं। सीएम नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन विपक्ष का ये रथ यूपी में फंसता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या यूपी में भी बिहार जैसा प्रयोग आजमाया जा सकता है। आपको याद रखना होगा, तृणमूल कांग्रेस ने कल महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक छाते के नीचे आने के बजाय क्षेत्रीय दलों को या क्षत्रपों को ताकत देने की जरूरत है, यानी अपने अपने राज्य में अपनी ताकत को मजबूत करो और बीजेपी को टक्कर दो। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब तक केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा या महागठबंधन जैसा कोई प्रयोग 2024 के पहले पूरे देश में नहीं देखने को मिलता है, तब तक लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी को टक्कर देना मुमकिन नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगहों पर बीजेपी अपनी ताकत को अपने दम पर बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को बीजेपी ने साबित किया है, लेकिन जैसा बिहार में हुआ कि महागठबंधन जैसा कोई प्रयोग होता है तो यूपी में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी दल इस तरह के प्रयोग पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिला। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को 32% के आसपास वोट मिला। बीएसपी को 12% वोट मिला। जाहिर है बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को 10% और वोटों का इंतजाम करना होगा। लेकिन यूपी में बीजेपी ने जिस तरह से गैर यादव और गैर जाटव वोटों का समीकरण तैयार किया है, उसमें सेंध लगाना इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने साल 2017 का चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ा था। समाजवादी पार्टी साल 2012 में सत्ता में थी। नोटबंदी और उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पूर्वांचल में उज्ज्वला योजना ने बीजेपी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। इसका बड़ा फायदा मिला था। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटें जीती। हालांकि इस जीत में छोटे दलों के साथ साथ गठबंधन ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें ओपी राजभर की सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल शामिल थे। सपा को इस चुनाव में 47 सीटें मिली थी। यूपी की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। 3 दशकों तक एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाले मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर आ गए थे। अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके सबको चौंका दिया था। विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दखल रखने वाली आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल थी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी गठबंधन ने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर 64 सीटें जीत ली थी। इस बार ओपी राजभर ने चुनाव से पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर दावा करने वाले ओपी राजभर का असर भी बीजेपी लहर में नहीं दिखा। सपा को इस चुनाव में मात्र 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार वही रणनीति अपनाई जो साल 2017 में बीजेपी ने आजमाई थी, यानी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना। सपा ने इस बार ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी और महान दल के साथ गठबंधन किया था। हालांकि चुनाव के बाद में ये सारे गठबंधन टूटते हुए दिखाई दिए। आरएलडी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी ने भी जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास रच दिया। लेकिन सपा गठबंधन ने भी 125 सीटें जीती। हार मिली, लेकिन इसके बावजूद सीटों का बढ़ना, वोट परसेंटेज का बढ़ना, यह समाजवादी पार्टी की ताकत के बढ़ने के तौर पर देखा गया। इसमें 111 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी के खाते में आई। 2017 में सपा को मात्र 47 सीटें ही मिल पाई थी। इस चुनाव में मिली हार का असर यह रहा था कि सपा से एक एक करके सभी दल छिटक गए। यहां तक कि शिवपाल यादव ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन इस चुनाव से एक सबक जरूर मिला कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए सभी दल अगर एक साथ आ जाएं तो काम बन सकता है। इस एनालिसिस को हमने पहले भी आपके सामने रखा है कि ये तस्वीर ही कुछ और होती है। एक छोटा सा उदाहरण है आजमगढ़ एक सैंपल के तौर पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मायावती कितनी एक्टिव हो गई आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के प्रदर्शन के बाद। हालांकि तीसरे नंबर पर रहे वो। पिछले चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव और निरहुआ के बीच में हुए मुकाबले में बीएसपी अखिलेश यादव के साथ में थी। एक तरीके से समर्थन उनको दे रखा था और यही वजह है कि उनकी जीत बहुत बड़ी दिखाई देती है। अब अगर यही समीकरण अन्य जगहों पर देखने को मिलता तो क्या होता? निश्चित तौर पर बीजेपी की परेशानियां बढ़ जाती। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। महागठबंधन में सपा के साथ आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, जेडीयू और चंद्रशेखर की भीम आर्मी शामिल हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या मायावती भी महागठबंधन का ये जो प्रयोग चल रहा
रहा है इसमें शामिल होंगी। जिस तरह के हमले वो बीजेपी पर कर रही हैं हाल के दिनों में, ऐसा लगता है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि मायावती और सपा का साथ में आना, ये प्रयोग मायावती के लिए बहुत फायदे का नहीं रहा है, तो वो इससे हिचकती जरूर है। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है, वो किसी भी प्रयोग के लिए जा सकती हैं। कुछ यही स्थिति अखिलेश यादव की भी है, उनको भी बसपा के साथ में जाकर कितना फायदा होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है, ये बात ध्यान रखने जैसी है। समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल और ओपी राजभर क्या फिर वापस आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि यूपी के दो प्रमुख दल बीएसपी और कांग्रेस को लेकर साथ में आना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन असंभव नहीं दिखता है। और ये प्रयोग होता है तो ये प्रयोग बहुत शानदार प्रयोग हो सकता है बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई मोर्चा तैयार करना है तो इस लिहाज से। लेकिन इतने सारे धड़ों में एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे के अहम का टकराव, सीटों का बंटवारा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जिसको लेकर हम देखते हैं कि महागठबंधन के प्रयोग जो हैं वो ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते हैं या बन नहीं पाते हैं। प्रयोग तो अगर महागठबंधन बन जाता है और चुनावी मैदान में उतरता है तो उसके नतीजे बताएंगे कि प्रयोग कितना सफल हुआ। उदाहरण के लिए बिहार है, बिहार में सारे के सारे दल एक साथ हो गए हैं तो बीजेपी को विपक्ष में आना पड़ा, जबकि सबसे बड़ा दल है। अगर इसी लिहाज से चुनाव लड़ा जाए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि चुनाव के बाद का प्रयोग अलग चीज है, साथ में जब चुनाव में उतरते हैं तो लोगों के बीच क्या इंप्रेशन जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह दलित वोटर्स को लेकर रणनीति बनाई और राजस्थान में बीएसपी के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल किया, मायावती उसको भूल नहीं पाई हैं। तो ये आपस की लड़ाई को भी भूलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये समीकरण थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, जिस पर बाद में बीएसपी ने एक छत्र अधिकार कर लिया। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों का साथ आना मौजूदा परिस्थितियों में मुश्किल लग रहा है। हालांकि कई विश्लेषक मानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं, उनका दावा तक है कि कांग्रेस इस समय नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 2 कदम पीछे तक जाने को तैयार है। और कई विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को पीएम बनाने के एजेंडे पर काम ही नहीं कर रही है। पार्टी का लक्ष्य केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोकना है। अभी विपक्ष जो है वो मोदी को रोकने में लगी हुई, बजाय इसके कि हमारा चेहरा आए। 2019 की तरह क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश तो शांत रहे, लेकिन मायावती ने सारा दोष सपा पर ही मढ़ दिया। आखिरकार ये गठबंधन भी चुनाव में मिली हार के बाद उपजी परिस्थितियों को झेल नहीं पाया। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की सबसे बड़ी आस 2019 और 2022 के चुनाव के नतीजे हो सकते हैं। 2019 के चुनाव में सपा बीएसपी गठबंधन की वजह से ही यूपी में बीजेपी गठबंधन की सीटें 73 से घटकर 64 पर आ गई थी। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में सपा की सीटें 47 से 111 तक पहुंच गई हैं। हालांकि यहां पर बीएसपी से गठबंधन नहीं था। सोचिए, अगर गठबंधन हुआ होता तो सरकार ही बदल जाती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर मुख्यमंत्री कौन होता और प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में बड़े फर्क होते, जैसा मैंने आपको पहले भी इस रिपोर्ट में बताया। मतलब साफ है कि अगर यूपी में एक जातीय समीकरणों को मिलाकर एक गठबंधन खड़ा हो तो बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, कड़ी टक्कर मिल सकती है। अब इसमें जो पेंच फंसते हैं वो समझने जैसे हैं। क्या मायावती और समाजवादी पार्टी, बाकी के दलों के समीकरण बन सकते हैं, लेकिन 3 दल ऐसे हैं, 3 धड़े ऐसे हैं जिनका साथ में आना एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस, बीएसपी और सपा और कांग्रेस की बहुत ज्यादा दूरियां नहीं दिखती हैं। बसपा और कांग्रेस की दूरियां हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि ये राजनीति जो होती है उसमें मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी मौके को कोई राजनीतिक दल चूकना नहीं चाहता है। जीरो पर बैठी और बुरी तरह से लगातार खराब प्रदर्शन कर रही बहुजन समाज पार्टी अपने प्रदर्शन को थोड़ा सुधारने की कोशिश करे और मायावती कॉम्प्रोमाइज करे तो हो सकता है कि वो इस तरह के किसी गठबंधन या प्रयोग में जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो और किसको कितना फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ये भी लगभग खत्म दिखाई पड़ती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी डिसिसिव होने तक, यानी कि इतनी बड़ी ताकत बनने तक जाने के लिए कि वो कम से कम अपने सांसदों की संख्या को कुछ हद तक बढ़ाए और वो समाजवादी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन करे, ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत सारे समीकरण हैं, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महागठबंधन का जो प्रयोग देखकर इस वक्त विपक्ष हर्षित दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि विपक्ष में एक नई ताकत देखने को मिल रही है। कांग्रेस बड़ी खुश दिखाई दे रही है, उनको यही अच्छा लग रहा है कि सत्ता से बाहर कर दिया बीजेपी को, जबकि महाराष्ट्र में बिल्कुल इसके उलट गणित हुआ है।
वहां भी महाअघाड़ी गठबंधन की वजह से ही बीजेपी बाहर थी। तो ऐसे गठबंधन अलग अलग जगहों पर जो क्षत्रप हैं, राज्यों में जो गठबंधन है, उनके समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, लोकसभा में चेहरा किसका सामने होगा। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बात सिर्फ बीजेपी की नहीं होती है, बात होती है पीएम मोदी के उस बड़े व्यक्तित्व की, उस चेहरे की जो लगातार पिछले 2 चुनाव से सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा बना हुआ है। और हाल में जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ी है जीत के बाद, उससे भी ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का वो जादू चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में पीएम मोदी को रोकना बड़ा मकसद विपक्ष का रहने वाला है या फिर अपने किसी चेहरे को आगे रखना बड़ा मकसद होने वाला है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ममता बनर्जी बेशक पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलें, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलें, लेकिन जब समग्र प्रयास चलते हैं जिसमें कांग्रेस, एनसीपी या अन्य दल जो हैं वो सब शामिल होते हैं, खासतौर पर कांग्रेस से उनका बड़ा परहेज रहता है। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये दूरियां देखने को भी मिली हैं। तो क्या इन दूरियों को दूर करते हुए कोई समीकरण आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा? इस पर सभी की निगाहें, लेकिन ऐसा कोई प्रयोग होता है महागठबंधन का तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook